हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दीक्षा क्लासेस में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ कि आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी और अपनी स्टडी को बेहतर बनाने के लिए और अच्छे से पढ़ें और नए नए टेक्निक का यूज़ करें ताकि आप अच्छा याद कर सकें और दिमाग में थॉट को रख सकें। तो चलिए देखते हैं, आज हमारा जो दूसरा भाग है सतपुड़ा मैकल श्रेणी, आज हम उसे पढ़ते हैं। ये मैप में आप देख रहे हैं कि सतपुड़ा मैकल श्रेणी, ये पूरा क्या है, सतपुड़ा मैकल श्रेणी को पढ़ना है अपन को और बघेलखंड के पठार को आज कंप्लीट करना है। तो सतपुड़ा मैकल श्रेणी, इसका क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल की बात करते हैं तो इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं तो क्षेत्रफल है इसका 34,000 वर्ग किलोमीटर। अब क्षेत्रफल तो इसका हमने देख लिया। क्षेत्रफल के बाद यहाँ पर आती है वर्षा, कि वर्षा कितने सेंटीमीटर होती है। तो यहाँ पे जो वर्षा है, सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर पाई जाती है, सतपुड़ा मैकल श्रेणी क्षेत्र में। तो वर्षा होती है 125 से लेकर 150 सेंटीमीटर वर्षा, है ना। 125 से 150 सेंटीमीटर। आप पूरा सेंटेंस लिखेंगे, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ। अब आगे बढ़ते हैं कि जब वर्षा 125 से 150 सेंटीमीटर होती है तो यहाँ पर फसलें कौन कौन सी पाई जाती हैं, फसलों को देखते हैं। फसलों से पहले हम यहाँ पर मिट्टी के ऊपर प्रकाश डालते हैं। मिट्टी, तो मिट्टी यहाँ पर साधारण जो काली मिट्टी है और छिछली काली मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। साधारण काली, साधारण व छिछली काली मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। जब साधारण और छिछली काली है और 125 से 150 सेंटीमीटर तक वर्षा हो रही है तो यहाँ की जो मुख्य फसल है वो क्या है, ज्वार है। इसके बाद 125 सेंटीमीटर से चावल की जो खेती है वो भी होने लगती है। और काली मिट्टी है चूँकि, तो कपास की खेती भी होती है। तो थोड़ी सा दिमाग का इस्तेमाल करें तो आपसे आ जाएगा। कहीं की वर्षा ध्यान है तो वहाँ की कृषि भी आपको पता चल जाएगी, और कृषि ध्यान है तो वर्षा का भी आप अनुमान लगा सकते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन सी होती है, तो मुख्य कृषि क्या है, मुख्य देखेंगे कि मुख्य यहाँ पर ज्वार होता है और चावल, कपास इत्यादि की खेती यहाँ पर की जाती है। अब इसके बाद देखते हैं कि यह क्षेत्र विस्तार क्या है इसका। तो विस्तार मैंने जैसा कि बताया था कि विस्तार ये दक्षिणी क्षेत्र में बालाघाट छिंदवाड़ा से लेकर के कुछ जो इंदौर के ज़िले हैं, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, इस क्षेत्र में ये फैला हुआ है। बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी, बैतूल। तो देखते हैं संभाग वाइज याद करेंगे तो आपको जिलों का क्रम आ जाएगा। अब देखते हैं कि विस्तार, तो विस्तार को देखते हैं। विस्तार जबलपुर के कितने ज़िले हैं, जबलपुर से याद करते हैं तो बालाघाट है, बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, डिंडौरी, सीधी सिंगरौली, शहडोल, खरगोन, खंडवा का कुछ भाग और अनूपपुर, बैतूल, शहडोल भी है, शहडोल है, अनूपपुर है और बैतूल भी है। बैतूल, शहडोल, अनूपपुर, बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, डिंडौरी, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, बैतूल, खरगोन, खंडवा का कुछ भाग, बड़वानी भी है शायद, बड़वानी भी है यहाँ पर। ठीक है, तो ये इसका विस्तार हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, शॉर्ट में लिखते जाएं, आपको समझ में आना चाहिए। अब हमने जिलों को तो देख लिया, अब हम देखते हैं कि जिलों में खनिज कौन कौन से पाए जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि तांबा खनिज कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो तांबा जो है तो कहाँ पर, बालाघाट में पाया जाता है। छिंदवाड़ा। और मैंगनीज कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो मैंगनीज की खदान आपने सुनी होगी, भारवेली, है ना।
और बालाघाट में भी पाया जाता है। तो देखेंगे कि मैंगनीज कहाँ पर पाया जाता है? बालाघाट प्लस छिंदवाड़ा में पाया जाता है। आपको ध्यान होगा कि बालाघाट में लोहा भी पाया जाता है। अब जो सतपुड़ा मैकल श्रेणी है ये क्या है? यहाँ पर कोयले का जो क्षेत्र है, प्रमुख रूप से यहाँ पर कोयला पाया जाता है। कहाँ कहाँ पर पाया जाता है? यहाँ पर कोयला भी पाया जाता है। तो कोयला पाया जाता है बैतूल में, बैतूल है ना। यहाँ पर पाथरखेड़ा क्षेत्र है एक, बैतूल में सुना होगा आपने। पाथरखेड़ा क्षेत्र कहाँ पर आता है? बैतूल में। बैतूल में कोयला पाया जाता है। अब नदियों की बात करते हैं कि यहाँ से कहीं से तापी नदी निकलती है, तो तापी नदी ताप्ती हो गई, नर्मदा हो गई, है ना। सतपुड़ा मैकल श्रेणी पढ़ रहे हैं तो इस क्षेत्र में जितनी भी नदियाँ होंगी वो सारी की सारी इसमें सम्मिलित की जा सकेंगी। तो नर्मदा नदी निकलती है यहाँ से मैकल श्रेणी से, फिर सतपुड़ा हो गया, तापी हो गई, नर्मदा हो गई, तापी हो गई, और तवा नदी इस क्षेत्र से निकलती है। बैनगंगा नदी को देखते हैं तो बैनगंगा नदी कहाँ से निकलती है? एक और नदी है जो यहाँ कहीं से निकलती है, बालाघाट के जस्ट बगल से, सिवनी से निकलती है दक्षिण की ओर। किसमें मिल जाती है? गोदावरी नदी में मिल जाती है। तो यहाँ पर बैनगंगा नदी भी प्रवाहित होती है। अब ये देखा हमने सतपुड़ा मैकल श्रेणी, लेकिन सतपुड़ा मैकल श्रेणी को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक तो हो जाएगी पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी, पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी ये दिख रही है, बुरहानपुर गैप से लेके जो मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग है ना, ये क्या है यहाँ पर? ये है पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी, पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी। इसे क्या कहते हैं? इनको कहते हैं राजपीपला की पहाड़ियाँ, बड़वानी की पहाड़ियाँ, अखरानी की पहाड़ियाँ और बीजागढ़ की पहाड़ियाँ। इन चारों में से आपको पूछा जाएगा कि ये पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं, तो पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी में स्थित हैं। या आपसे पूछा जाएगा कि बड़वानी की पहाड़ियाँ दे दी जाएंगी, फिर सतपुड़ा दे दिया जाएगा, फिर मैकाल दिया जाएगा, और बोला जाएगा कि पश्चिम से पूर्व की ओर इनका क्रम व्यवस्थित करें। तो आपको पता होना चाहिए कि बड़वानी, अखरानी, राजपीपला, बीजागढ़, असीरगढ़ ये कौन सी पहाड़ियाँ हैं? तो पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी, पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी। फिर पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी, तो पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी बुरहानपुर गैप से लेकर के और मैकल श्रेणी के इसी साइड तक कौन सी वो पाई जाती है? बुरहानपुर दर्रे के पूर्व की ओर पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी पाई जाती है। और ये जो अर्धचंद्राकार भाग है ये क्या है? अर्धचंद्राकार भाग जो मध्य प्रदेश के पूर्व की ओर स्थित है और उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर फैला हुआ है, वह है मैकाल पर्वत श्रृंखला। तो तीसरा है मैकाल पर्वत श्रृंखला। चलिए स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। मैप से पढ़ेंगे तो ताकि मैप से ज़्यादा और शॉर्ट में पढ़ेंगे। चलिए अब हम देखेंगे कि पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी, पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी। तो जो बीजागढ़ है, इनको क्या कहते हैं? राजपीपला की पहाड़ियाँ भी कहते हैं, है ना। क्या? राजपीपला। तो बड़वानी, अखरानी, राजपीपला और असीरगढ़। बड़वानी, अखरानी, राजपीपला, असीरगढ़ की पहाड़ियाँ किसको बोलते हैं? यहाँ पर आ जाएंगी बुरहानपुर गैप के जो पश्चिम से पाया जाता है, मतलब पश्चिम की ओर जो स्थित है ना, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग से बुरहानपुर गैप तक के भाग को क्या कहते हैं? पश्चिमी सतपुड़ा श्रेणी कहते हैं। यहाँ पर कौन सी नदी बहती है? तो नदी की बात करते हैं तो ताप्ती नदी बहती है। अब हमने ये नहीं देखा था कि सतपुड़ा मैकल जो श्रेणी है ये पूरी, तो इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल कितना है? तो 34,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल पर ये फैली हुई है। और कुल टोटल कितने प्रतिशत भाग पर फैली हुई है? तो मध्य प्रदेश के 11% भाग को, कुल भौगोलिक क्षेत्र के 11% भाग को कवर करती है। चलिए ये हो गया। आप देखते हैं पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी, पूर्वी सतपुड़ा
श्रेणी। पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी को आप गौर से देखें तो यहाँ पर धूपगढ़ भी स्थित है ना। यहाँ पर कितनी वर्षा होती है, यहाँ पर जो सबसे मतलब पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी में कौन कौन सी श्रेणियाँ आती हैं, तो ग्वालीगढ़ श्रेणी, और कहाँ पर आते हैं, बैतूल के पठार और छिंदवाड़ा के पठार, ये सब कहाँ पर आते हैं, पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी में। तो देखते हैं, तो यहाँ पर सम्मिलित है ग्वालीगढ़ श्रेणी और छिंदवाड़ा, बैतूल पठार, बैतूल व छिंदवाड़ा पठार। चलिए स्क्रीनशॉट लें, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी को पढ़ रहे हैं, तो पूर्वी सतपुड़ा श्रेणी की नदियों की बात करते हैं। नदियां देखेंगे यहाँ पर जो नदियां बहती हैं, तो यहाँ से मैकल श्रृंखला से कौन सी नदी निकलती है, नर्मदा। तो एक तो नर्मदा हो गई, दूसरी हो जाएगी ताप्ती नदी भी बहती है यहाँ पर, नर्मदा हो गई, ताप्ती, और फिर यहाँ कहीं से होशंगाबाद में से नदी निकलती है, सॉरी तवा नदी निकलती है, कहाँ से, पचमढ़ी महादेव पर्वत से निकलती है। तो नदियों को देखते हैं, नर्मदा, तापी, तवा नदी, ये नदियाँ प्रवाहित होती हैं यहाँ पर। सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ पर पाई जाती है, तो पचमढ़ी में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। कितने सेंटीमीटर, 199 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा होती है। पचमढ़ी में ही एक सबसे ऊंची चोटी है महादेव पर्वत पर, कौन सी है, तो धूपगढ़ चोटी। कितने मीटर ऊंची है, कितने मीटर, तो 1350 मीटर। ये है धूपगढ़ चोटी जो 1350 मीटर ऊंची है, और किस पर्वत पर स्थित है, तो महादेव पर्वत पर। पचमढ़ी, महादेव पर्वत, धूपगढ़ चोटी 1350 मीटर। क्योंकि ये पूछा जाता है कि धूपगढ़ चोटी कहाँ पर स्थित है, तो महादेव पर्वत पर, और महादेव पर्वत कहाँ स्थित है, तो पचमढ़ी में स्थित है। सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान पचमढ़ी है, 199 सेंटीमीटर। सतपुड़ा श्रेणी हो गई। अब यहाँ की फसलें देखेंगे तो फसलें नहीं, अब ये इतना काफ़ी है, फसलें मैंने पहले ही बता दी हैं, 125 से 150 सेंटीमीटर में। आप खुद देख सकते हैं कि कौन कौन सी फसलें हैं यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे अब मैकल श्रृंखला, मैकल पर्वत श्रेणी, मैकाल पर्वत श्रेणी। नदियों की बात हो रही है, तो मैकल पर्वत श्रेणी से नर्मदा, सोन और जोहिला नदियों का क्या होता है, उद्गम। किसका, नर्मदा, सोन और जोहिला। सोन नदी क्या होती है, बघेलखंड के पठार से निकलती हुई और बिहार में जाकर के, बिहार के पटना में जाकर के कहाँ पर मिल जाती है, तो गंगा नदी में मिल जाती है ना। ये दो नदियाँ हो गई। अब इसकी देखते हैं कि इसकी स्थिति क्या है, तो यह मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में, मध्य प्रदेश को डिवाइड करेंगे तो ये हो गया पूर्व, मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में उत्तर से दक्षिण की ओर ये पहाड़ियाँ फैली हुई हैं। तो पूर्वी भाग उत्तर से दक्षिण की ओर ये पहाड़ियाँ फैली हुई हैं। चलिए इतना कंप्लीट होता है। अब हम पढ़ेंगे बघेलखंड पठार की ओर। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसको तो मैंने बता ही दिया था कि 34,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। चलिए अब हम देखते हैं कि बघेलखंड का पठार, तो बघेलखंड के पठार से कौन कौन सी नदियाँ प्रवाहित होती हैं, तो मैंने बताया था कि सोन नदी प्रवाहित होती है, तो बघेलखंड के पठार में सोन नदी आ जाएगी। निकलती नहीं है, प्रवाहित होने की बात कर रही हूँ। और जोहिला नदी प्रवाहित होती है, दो होती है। बघेलखंड का जो बघेलखंड क्या है, सबसे छोटा पठार है, सबसे छोटा पठार है बघेलखंड, और सबसे बड़ा पठार है मालवा का पठार। ये सीक्वेंस वाइज आते हैं कि सीक्वेंस वाइज मतलब क्रमानुसार इन्हें जमाएं कि सबसे बड़े पठार या आरोही क्रम में दे देगा या अवरोही क्रम में दे देगा, तो आपसे आना चाहिए। अब बघेलखंड पठार को देखते हैं। बघेलखंड का पठार, बघेलखंड के पठार की 19,611 किलोमीटर है, 11 वर्ग किलोमीटर है ना। ध्यान रखना है, क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में नापा जाता है, तो 19,611 वर्ग किलोमीटर, और कुल भौगोलिक क्षेत्र का 7% है, 7% है। और यह मध्य प्रदेश का सबसे छोटा भौतिक विभाग है, सबसे छोटा भौतिक विभाग है।
अब नदियों की बात करते हैं तो कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं यहाँ पर? जोहिला और सोन नदी, जोहिला और सोन नदी यहाँ पर प्रवाहित होती हैं। अब क्षेत्र की बात करते हैं तो यह छत्तीसगढ़ में भी फैला हुआ, मध्य प्रदेश में भी फैला हुआ है और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्से में भी फैला हुआ है। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं? मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमें मध्य प्रदेश के कुछ जिलों को देखेंगे तो शहडोल संभाग तो पूरा आ जाता है। सॉरी, मैंने वहाँ पर पूरा शहडोल संभाग लिखवा दिया है। कहाँ पर? सतपुड़ा मैकल श्रेणी में, तो वहाँ पर सिर्फ शहडोल सम्मिलित है, अनूपपुर और उमरिया नहीं आएंगे। अनूपपुर उमरिया यहाँ पर आएंगे, तो आप मेरी मिस्टेक को वहाँ पर सुधार लें ताकि आप बाद में ना बोले कि मैडम आपने तो गलत लिखवा दिया। तो चलिए, यहाँ पर आता है शहडोल, अनूपपुर, उमरिया, कटनी के कुछ भाग आते हैं और सिंगरौली और सीधी आता है, सिंगरौली और सीधी। अब सबसे मोटी परत कोयले की कहाँ पर पाई जाती है? तो सिंगरौली में पाई जाती है। इसलिए जो मुख्य कोयला क्षेत्र है सीधी, सिंगरौली और उमरिया में भी पाया जाता है। शहडोल, उमरिया और सिंगरौली ये कहाँ पर स्थित हैं? तो बघेलखंड के पठार में स्थित हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र भी यहीं पर आएगा, या कोयले का जो प्रचुरता है वो कहाँ पर है? बघेलखंड के प्रमुख रूप से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो प्रमुख रूप से कोयला पाया जाता है, यहाँ पर। और कर्क रेखा इस पठार के एकदम मध्य से गुजरती है, मतलब कि बघेलखंड के पठार को, किस पठार को कर्क रेखा दो भागों में विभाजित करती है? तो बघेलखंड के पठार को, है ना, मध्य से गुजरती है, दो भागों में विभाजित कर्क रेखा। अब फसलों की बात करते हैं तो 125 सेंटीमीटर है। मैंने पहले ही कहा है कि 125 सेंटीमीटर, तो चावल तो पहले ही डाल देना। तो यहाँ पर कौन कौन सी फसल होती है? फसल होगी यहाँ पर चावल, तिल, अलसी, ये फसल होंगी। मिट्टी की बात करते हैं तो यहाँ पर लाल और पीली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी पाई जाती है यहाँ पर? लाल, पीली मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। चलिए, इसको नोट कर लें। फिर अब हम देखेंगे कि पठारों का अवरोही क्रम और आरोही क्रम, मतलब एक साइड से जमा देंगे तो आपको पता चल जाएगा। चलिए अब हम क्या करते हैं कि पठारों का अवरोही क्रम, मतलब अधिक क्षेत्रफल से कम क्षेत्रफल और कम क्षेत्रफल से अधिक क्षेत्रफल की ओर इनका क्रम देख लेते हैं, क्योंकि ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। पीएससी का क्वेश्चन रहा है ये कि सबसे छोटा पठार या सबसे बड़ा पठार कौन सा, या सीक्वेंस वाइज कौन कौन से पठार हैं। तो सबसे पहले आता है मालवा पठार है 28.6%। उसके बाद आती है नर्मदा सोन घाटी, क्षेत्रफल कितना है? 27.14%। इसके ऊपर है ना जस्ट नर्मदा सोन घाटी, 27.14%। इसके बाद फिर आता है सतपुड़ा मैकल श्रेणी 11%, अभी पढ़ा है अपन ने। सतपुड़ा मैकल श्रेणी कितनी है? 11%। फिर आता है रीवा पन्ना का पठार, अब आएगा मध्य भारत का पठार। तो मध्य भारत का पठार कितना है? मध्य भारत का पठार है 6.67% भाग पर फैला हुआ है। इसके बाद आएगा रीवा पन्ना का पठार, रीवा पन्ना का पठार आएगा 10.36% भाग पर फैला हुआ है। उसके बाद आएगा बुंदेलखंड का पठार आएगा, ये फैला हुआ है 7.6% भाग पर। उसके बाद आता है बघेलखंड का पठार, मैंने बताया कि 7% भाग पर फैला हुआ है। बघेलखंड का पठार कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है? तो 7% भाग पर। ये हो गया आपका क्रम, इसको याद कर लें। या तो वह अवरोही क्रम में पूछेगा, या तो वह आरोही क्रम में पूछेगा कि घटते से बढ़ते क्रम में जमाइए, या तो वह पूछेगा कि बढ़ते से घटते क्रम में, मतलब उल्टा क्रम में इसको जमाइए, है ना। सबसे कम वर्षा वाला स्थान यहाँ पर है और सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान यहाँ पर है। आज हमारा सतपुड़ा मैकल श्रेणी और तीसरा भाग जो है बघेलखंड का पठार, तीसरा भाग है ना बघेलखंड का
बघेलखंड का पठार। ये पूरा आज हमारा भौतिक विभाजन है वो कंप्लीट होता है। इसके आगे हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट दी गई है, जितने भी सब्जेक्ट के मेरे द्वारा वीडियो बनाए जाते हैं, और आपके जो भी क्वेरी हैं कि मुझे कैसा पढ़ाना चाहिए, इन सबको आप किस पे लिखें, कमेंट बॉक्स में दर्ज करें कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। आप भी अपने आइडिया शेयर कर सकते हैं मेरे कमेंट बॉक्स में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।